नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं पीयूष द्विवेदी एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक ग्राम्य समाज एवं विकास का, जिसका नाम है आधारभूत संरचना तथा कृषि आगत। आपको बता दूं कि लेखपाल से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण विषयों में से एक है ये। ठीक है, चलिए इसके बारे में अब बात करते हैं। कृषि की पूरी क्षमता के उपयोग के लिए बेहतर एवं सक्षम आधारभूत संरचना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में, आधारभूत संरचना का विकास किसी भी क्षेत्र या देश के कृषि विकास के लिए आवश्यक है। आधारिक संरचना के अंतर्गत बीज, सिंचाई की सुविधा, उर्वरक, कृषि यंत्र, बाजार, साख की सुविधा तथा फसल बीमा को सम्मिलित किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं बीज की। बीज क्या है? फसल उगाने के लिए किसी भी स्पीसीज का जो भाग प्रवर्धक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे बीज कहते हैं। ठीक है। उत्तम बीज कृषि उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथा आधारभूत निविष्ट है और उत्पादन की वृद्धि में इसका योगदान 20 से 25% है। 1950 में के पहले भारतवर्ष में बीज उत्पादन लगभग असंगठित था। किसानों के लिए अच्छे बीज उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य बीज फार्म परियोजना की शुरुआत की थी। कब की थी भाई? 1956 में, 1957 में। ठीक है, 1956-57 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना कब की गई थी? 1963 में। बीज विकास, उत्पादन एवं वितरण से संबंधित कार्यों को प्राविधानित करने के लिए भारतीय बीज अधिनियम कब पारित किया गया? 1966 में। बैंक बीज कब स्थापित किया गया? 1999 से 2000 के बीच। ठीक है। शुद्धता के आधार पर बीजों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 4 भागों में। वो भाग कौन कौन से हैं देखते हैं। हमारी युक्ति ज्ञान क्या कहती है? शुद्धता के आधार पर बीज 4 प्रकार के होते हैं: प्रजनक बीज, आधार बीज, पंजीकृत बीज और प्रमाणिक बीज। ठीक है, सर्टिफाइड बीज। सिंचाई की बात करते हैं। कृत्रिम विधियों जैसे नहर, नलकूप, तालाब आदि पौधों को जल उपलब्ध कराने की सिंचाई कहते हैं। ठीक है, ये है आपकी सिंचाई, आप देख रहे हो। भारत के वृहद कार्यों के लिए भारत के वृहद भाग में कृषि जो है वर्षा पर ही आधारित है। मानसून के असफल होने पर फसल अच्छी नहीं होती है। भारतीय मानसून का व्यवहार बहुत ही अनिश्चित है। देश की सकल सिंचाई लगभग वर्तमान में 102.77 मिलियन हेक्टेयर है, जबकि इसकी निष्पादित मात्रा जो है 87.23 मिलियन हेक्टेयर है। देश के कुल जल संसाधनों का 84% फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता है। कुल जल संसाधन में, ठीक है, अन्य पीने उने का छोड़ के सिर्फ फसलों की सिंचाई 84%। पंजाब हरियाणा के सर्वाधिक सिंचित भूमि है। इसके बाद उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु का स्थान है। बाकी बचे राज्यों में भूमि 50% से कम है। 1950-51 में सिंचाई के मुख्य स्रोत के रूप में नहर का उपयोग होता था। कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 50% नहरों द्वारा सिंचित था, लेकिन तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्र में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। इसके परिणाम स्वरूप नहर द्वारा सिंचित क्षेत्र घटकर 40% से भी कम हो गया। 2000 से 2001 के बीच नलकूप सिंचाई एक वृहद स्रोत के रूप में उभरा और इसका कुल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा 54% से भी अधिक हो गया तथा नहर से सिंचित क्षेत्र 29% से भी कम हो गया। 2000 से 2001 के बीच 3090 हजार हेक्टेयर नहर सिंचाई क्षेत्र के साथ उत्तर प्रदेश की प्रथम स्थान है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के निर्माण के बाद दामोदर नदी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती तथा इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र कई नहरों में विकास किया गया। ठीक है। 8वीं योजना के अंत तक एक बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई की क्षमता लगभग 32.83 मिलियन हेक्टेयर थी तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं की सिंचाई क्षमता 56.61 मिलियन हेक्टेयर थी। अब बात करते हैं उर्वरक की। समय के साथ मृदा की प्राकृतिक उर्वरता घट जाती है। मृदा की उर्वरता को पुनः प्राप्त करने के लिए पुनः परती छोड़ना आवश्यक है या फिर इसमें खाद का प्रयोग करें। ठीक है, ये इसकी उर्वरता को वापस किया जा सकता है। ठीक है, परती छोड़ना बहुत कुछ खास नहीं है, क्योंकि परती छोड़ने से बहुत ज़्यादा उर्वरता नहीं आती। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में विभिन्न रासायनिक उर्वरकों जैसे नाइट्रोजन, फास्फेट तथा पोटास का संतुलित मानक प्रयोग अनुपात जैसे कि 4:2:1 होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन 4 अनुपात में, ठीक है, फास्फेट 2 अनुपात में और पोटाश 1 अनुपात में। ठीक है, ये आप देख रहे हो। भारत नाइट्रोजन उर्वरक की कुल घरेलू मांग का 80% तथा फास्फेटी उर्वरक की कुल मांग का लगभग 70% ही घरेलू आपूर्ति द्वारा पूरा कर पाता है। शेष भाग उसे आयात करना पड़ता ही है। 30% हमारा बाहर से एक्सपोर्ट किया जाता है।
ठीक है, सॉरी इंपोर्ट किया जाता है। उर्वरक उत्पादन में भारत का विश्व में चीन एवं अमेरिका के बाद तीसरा स्थान है। ये आप देख रहे हैं, जो कुछ किसान हैं ये खाद डाल रहे हैं, ठीक है, ये उर्वरक है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार उर्वरकता को पुनः वापस किया जा सकता है। विश्व उर्वरक उपभोग में भारत का हिस्सा 2013 में कितना था? 14.84%। विश्व उर्वरक उपभोग मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। प्रथम चीन, इसके बाद दूसरा, ठीक है। पोटासी उर्वरक के मामले में भारत की स्थिति क्या है? पूर्ण रूप से आयात पर निर्भर। उर्वरक की खपत में भारत में सबसे पहला कौन सा स्थान है? पुडुचेरी का। पुडुचेरी में वर्ष 2013-14 में यह खपत 583.3 किग्रा प्रति हेक्टेयर थी, जबकि 226.7 किग्रा प्रति हेक्टेयर के साथ आंध्र प्रदेश दूसरे स्थान पर था। किसान फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों की वितरित लागत के रूप में केवल 50% चुकाते हैं। शेष भारत सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में वहन किया जाता है, ठीक है। भारत सरकार ने किन उर्वरकों के लिए 1 अप्रैल 2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी नीति को लागू किया है? फास्फेटिक तथा पोटाशिक उर्वरक के लिए ये हुआ है, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई यूरिया नीति को कब मंजूरी दी? 13 मई 2015 को। युक्ति ज्ञान कहती है हमारी, इस नई नीति का उद्देश्य यूरिया उत्पादक को बढ़ाना और यूरिया उत्पादक संयंत्रों में ऊर्जा खपत को प्रोत्साहित करना है। विगत कई वर्षों में देश में यूरिया उत्पादन 220 लाख टन वार्षिक पर स्थिर है और घरेलू मांग पूरी करने के लिए कितने यूरिया का आयात करना पड़ता है? लगभग 80 लाख टन का, और ठीक है। भारत सरकार ने उर्वरक कंपनियों को 100% नीम लेपित यूरिया का उत्पादन करने की अनुमति कब दी? 7 जनवरी 2015 को दी, ठीक है। युक्ति ज्ञान क्या कहती है? ये नीम लेपित यूरिया जो हमारी होती है ना, उत्पादन के उद्देश्य से किसानों की आय बढ़ाने में मदद करना है। सब्सिडी वे में वार्षिक 6500 करोड़ रुपए की कमी लाना है, ठीक है। कृषि यंत्र पर बात करते हैं हम। भारत में कृषि यंत्र में सबसे पहले देशी हल चलता था, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे ट्रैक्टर के उसने फालने और हैरो वगैरह जो अपनी लेटेस्ट टेक्निक थी इसने ले लिया है। आधुनिक खेती में यंत्र तथा तकनीक जैसे ट्रैक्टर, थ्रेसर तथा छिड़काव के लिए मशीन भी उत्पादक फसल जातियों की सफल खेती के लिए आवश्यक है। किसानों के लिए एक ही खेत पर 2 या 3 फसल पैदा करना संभव हो सकता है, लेकिन उन्हें आधुनिक तकनीक की उपयोग करनी पड़ेगी, ठीक है। संपूरक निवास जैसा रासायनिक खाद, कीटनाशक, पीड़कनाशी और निवेशित उपयोग में भी कृषि की यंत्रीकरण मदद करता है। जैसे छिड़काव करना होगा, आगे आपको बताते हैं। कृषि की यंत्रीकरण से खेत में हल चलाने से लेकर फसल की बिक्री तक के सभी कार्यों को विभिन्न प्रकार के यंत्रों जैसे उपकरणों, मशीनों की सहायता से संचालित होते हैं। कुछ यंत्र मशीनरी जो किसान की कार्य क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। खादों के बीजों के छिड़काव के लिए ड्रिल, फसलों की सुरक्षा के उपकरण, थ्रेसर, ट्राली, छिड़काव की मशीन तथा ट्रैक्टर आदि, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं वो हल था, ये अभी है आपका छिड़काव के लिए ड्रिल मशीन, ठीक है। आगे आपके ये आती हैं फसल जोतने के लिए आपका ये रोटावेटर, ठीक है। विद्युत की उपलब्धता से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बिंदु है और बहुफसल तथा कृषि के तीव्रीकरण के लिए आवश्यक है। ये आप देख रहे हैं ये मोटर जनरेटर सेट, ठीक है। ये जैसे ही आपका मोटर ऑन किया जाता है ये पंप बाहर पानी फेंकना शुरू कर देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं नलकूप, पंपिंग सेट, थ्रेसर, क्रेन, क्रेशर इत्यादि, ठीक है। ये रहा आपका थ्रेसर, ठीक है। यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है आपका थ्रेसर। ये आपका जेसीबी है। कृषि यंत्रीकरण में सहायक तथा बंजर, पथरीले, ऊंचे टीले के लिए एकदम इसको एक लेयर में करना, ठीक है, एक लेवल पे बनाना, ये इसका काम है, ठीक है। कृषि यंत्रीकरण से कृषि क्षेत्र में गहन खेती संभव हो पाती है, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि होती है। कृषि का यंत्रीकरण करके व्यापारिक फसलों के उत्पादन में भी वृद्धि संभव हो पाती है, जिससे अनेक सहायक उद्योगों में संचालन होता है। तो ये थे भैया कुछ टॉपिक हमारे, ठीक है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो एक बार फिर से मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है, और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ दोस्तों, कोई टॉपिक आपका ऐसा है जो फंस रहा हो उसको भी मैं क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत और नमस्कार दोस्तों।